नमस्कार साथियों, केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ विशिष्ट चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में अपन ने हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी है उनके सामान्य परिचय के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन गुणों में किस तरह से आवर्तिता होती है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, अपन गुणों में अध्ययन जो देखते हैं, एक तो देखते हैं वर्ग में और एक दूसरा देखते हैं आवर्त में। जैसे कि सपोज करो दोस्तों, ये अपनी आधुनिक आवर्त सारणी है। ये वाला हिस्सा जो है साथियों आपका आधुनिक आवर्त सारणी का है। आपने कई बार देखा होगा किताबों के पीछे या जो आप रजिस्टर वगैरह लेके आते हैं उसके पीछे इसी तरह से सारणी बनी होती है। इस सारणी में ध्यान से देखते हैं तो आपका जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं अप, ऊपर वाला हिस्सा यू का मतलब अप, ये वाला हिस्सा डाउन यानी नीचे का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा लेफ्ट यानी बायां भाग है और ये वाला हिस्सा राइट यानी दायां भाग है। अब देखिए, इस सारणी में अपन गुण देखते हैं। सबसे पहले तो गुण की बात करते हैं। गुण कौन कौन से पढ़ने हैं अपने को। गुण के बाद में बात करेंगे ये आवर्त में किस तरह से या वर्ग में किस तरह से चेंज होते हैं और ये आवर्त में किस तरह से चेंज होते हैं। अपन दोनों तीनों जगह देखेंगे गुण कौन कौन से हैं, वो गुण वर्ग में किस तरह से परिवर्तित होता है और वह गुण आवर्त में किस तरह से परिवर्तित होता है। देखिए, आवर्त किसे कहते हैं, तो ये जो क्षैतिज लाइनें बनने वाली है, ये जो क्षैतिज लाइनें बनने वाली है, इन क्षैतिज लाइनों को ही क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। ये इस तरह से क्षैतिज लाइनें बनेगी दोस्तों। ये जो आडी लाइनें हैं, क्षैतिज लाइनें हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। और इस क्षैतिज लाइनें कहां तक है, लेफ्ट से लेकर के राइट की ओर है, तो यानी मैं ले सकता हूं लेफ्ट टू राइट। यानी जब अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो किस तरह से कोई गुण परिवर्तित होगा, मतलब वो आवर्त में किस तरह से चेंज होगा। अब बात करते हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग के बारे में, वर्ग कहाँ है, वर्ग ऊपर से नीचे की ओर है। ये इस तरह से वर्ग विस्थापित है, यानी ऊर्ध्वाधर जो लाइनें होती है दोस्तों, इस ऊर्ध्वाधर लाइन को ही क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो देखो, वर्ग कहाँ दिख रहा है आपको, ऊपर से नीचे की ओर यानी अप टू डाउन। अगर ऊपर से नीचे की ओर बात करेंगे तो उसे बोलते हैं वर्ग। तो देखिए किस तरह से ये चेंज होगा। इस तरह से आप भी अपनी नोटबुक में सारणी बना लीजिए। ये हो गई आपकी एक सिंपल सारणी बन गई दोस्तों। इसमें सबसे पहले अगर यदि आप क्रम संख्या डालना चाहे तो क्रम संख्या की भी एक सारणी बन जाएगी, क्रम संख्या। और क्रम संख्या एक नंबर पे लिख रहा हूं मैं परमाणु आकार। परमाणु आकार, आकार बोलो या त्रिज्या बोलो दोस्तों, दोनों एक ही बात है। आकार बड़ी होगी तो त्रिज्या भी बड़ी होगी, है ना। जिस तरह से मैं बात करूं, ये एक छोटी गेंद है, ये बड़ी गेंद है और ये और बड़ी गेंद है, तो बताओ सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी, लास्ट वाले की होगी ना। तो सबसे बड़ी त्रिज्या लास्ट वाले की होगी, तो सबसे बड़ा आकार भी किसका होगा, उसी का ही तो होगा। तो त्रिज्या बढ़े चाहे आकार बढ़े, बात तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और किसकी बात करते हैं, तो 2 नंबर पे मैं बात करता हूं धात्विक गुण। धात्विक गुण। 3 नंबर पे बात करता हूं आयनन ऊर्जा। 4 नंबर पे बात करता हूं इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। 5 नंबर पे बात करता हूं विद्युत ऋणता या ऋणात्मकता। ऋणता बोलो या ऋणात्मकता बोलो। और
6 नंबर पे भी बात करना चाहता हूं, धात्विक गुण का एक और कौन सा होता है, बोलो फटाफट से, अधात्विक गुण। तो छठा लिख रहा हूं मैं, अधात्विक गुण। ये है दोस्तों, इन गुणों का अपन अध्ययन करने वाले हैं, ये दो और लास्ट का। अब देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं परमाणु त्रिज्या। जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या दोस्तों बढ़ती है, जबकि आवर्त में जाने पर घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। धात्विक गुणों की बात करें तो धात्विक गुण परमाणु त्रिज्या के समान ही बढ़ती है और घटती है तो घटती है। बाकी इनके बाद में जितने भी है दोस्तों, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, अधात्विक गुण, ये सारे के सारे इनके उल्टे होते हैं। अगर यदि आकार बढ़ रही है तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होगी, घटेगी। समझ में? और अगर यदि आकार घट रही है तो यही सारी चीजें यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। मैंने कुछ इसी क्रम में लिखा है कि आपको डायरेक्टली बहुत ही बेसिक चीजें से याद हो जाए। ये किस तरह से याद रखनी है, तो परमाणु आकार और धात्विक गुण दोनों एक जैसे हैं, बाकी इसके उल्टे कौन कौन से हैं, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता और अधात्विक गुण। इसको आयनन ऊर्जा को लिखते हैं दोस्तों आयनाइजेशन एंथैल्पी, या लिखते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, आई से लिखते हैं या आई से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा को लिखते हैं EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अथवा एक चीज से और लिख देते हैं, जो आपका EGE है इसको लिखते हैं EA से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, और लास्ट विद्युत ऋणता को लिखते हैं EN से। ये आपको लिखने का टर्म्स बता रहा हूं। अब अपन एक एक करके इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ये चेंज होती है तो क्यों होती है, उसका कारण। यहाँ इस सारणी में मैं आपको कारण नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अपन सबके रेफरेंस में ट्रिक से याद कर रहे हैं कि ये चीजें इस तरह से बदलती है। अगर इसका कोई अपवाद है तो भी अपन इसमें डिटेल से अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला हेडिंग डाल दीजिए आप परमाणु त्रिज्या के बारे में। डाल दिया हेडिंग परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार। परमाणु त्रिज्या या आकार। देखिए परमाणु त्रिज्या या आकार होता क्या है, तो सबसे पहले बात कर रहा हूं, देखिए उदाहरण, ये कोई केंद्रक है, इस केंद्रक के चारों ओर क्या होते हैं दोस्तों, बोर्ड ने क्या बताया था, कोष होते हैं। तो परमाणु के नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो बाह्यतम कोष में यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए फटाफट से। परमाणु के नाभिक से लेकर बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आगे बात समझ में। अब सबसे भारी समस्या ये है अपने पास कि अपन ने डेफिनेशन लिख दी, लेकिन डेफिनेशन लिखने से काम थोड़ा चलता है, ये दूरी नापनी भी तो दूरी को किसी भी प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ज्ञात करना असंभव है। असंभव क्यों है दोस्तों, तो उसके लिए एक टर्म्स है
कि जैसा कि आपने रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ा था, आपने बोर मॉडल में पढ़ा था, वहां आपको मैंने बताया था कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गोल गोल तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं, राइट। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि एक साथ इसकी वेग और स्थिति को ज्ञात करना असंभव है। आरी बात समझ में? हायर क्लास में अपन हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ते हैं, वो भी यही कहता है। तो उसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जब आप परमाणु की स्थिति को एक समय पर्टिकुलर टाइम पे नोट नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में यह परमाणु के नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोश की दूरी को किसी फीते के द्वारा, स्केल के द्वारा ज्ञात करना असंभव है। तो इसके लिए अपन अप्रत्यक्ष विधि काम में लेते हैं। तो देखिए क्या है, अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा त्रिज्या मापन। अप्रत्यक्ष विधियां कौन कौन सी हैं जिसके द्वारा अपन त्रिज्या मापते हैं? इनमें पहली विधि है जो मापते हैं अपन, वो नापते हैं दोस्तों सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या को त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस और सहसंयोजी को बोलते हैं कोवेलेंट। तो रेडियस ऑफ कोवेलेंट RC, रेडियस ऑफ कोवेलेंट RC के द्वारा इसे दर्शाते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन किस तरह से है। दो बंधी परमाणु कक्षक कक्षकों के मध्य की आधी दूरी, दो बंधी परमाणु कक्षक होने चाहिए और उनके मध्य की आधी दूरी को RC कहते हैं, रेडियस ऑफ कोवेलेंट कहते हैं। देखिए डायग्राम किस तरह से है दोस्तों। ये आपका मान लो पहला परमाणु कक्षक है, ये आपका दूसरा परमाणु है। इन दोनों परमाणु कक्षकों के मध्य में क्या हो रहा है? अतिव्यापन हो रहा है। तो जब इन दोनों परमाणु कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होगा तो इनके बीच की दूरी की, ये आपकी दूरी मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी की d, तो d/2 क्या है? मध्य की दूरी की आधी दूरी। जो d/2 है उसी d/2 को ही अपन क्या बोलेंगे? तो d/2 को बोलेंगे रेडियस ऑफ कोवेलेंट। ये है दोस्तों परमाणु त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कोवेलेंट सहसंयोजी यौगिकों के अंदर इसी प्रकार से नापने के लिए काम में लेते हैं, यही त्रिज्या। दूसरी एक और है, दूसरी बात करते हैं वान डेर वाल त्रिज्या। तो देखिए जो यहां बंधित शब्द लिखा है दोस्तों, इस बंधित शब्द की जगह पे अनाबंधित लिखेंगे। बंधित की जगह क्या लिखेंगे? अनाबंधित। और यही दूरी, यही परिभाषा एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं। देखिए क्या है, दो अनाबंधित परमाणुक या आणविक कक्षकों के मध्य की आधी दूरी को RW या RV कहते हैं। वान डेर वाल त्रिज्या को अपन किससे नोट करते हैं साथियों? तो लिखते हैं RW, W फॉर वान डेर वाल, या RVC, दोनों ही शब्द काम में लेते हैं।
अब देखिए मैंने यहाँ दो शब्द काम में लिए हैं, एक तो लिया है परमाणविक कक्षक और एक लिखा है आणविक कक्षक। आणविक कक्षक का मतलब है दोस्तों अणु के लिए और परमाणविक कक्षक है परमाणु के लिए। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। देखिए और ये स्थिति दोनों में कॉमन कौन सी है, तो दोनों में कॉमन कौन सी है, तो ये अनाबंधित कक्षक। अनाबंधित कक्षक का मतलब वे आपस में अतिव्यापन नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं परमाणविक कक्षक के लिए। देखिए परमाणविक कक्षक, ये पहला परमाणविक कक्षक है, ये दूसरा परमाणविक कक्षक है। इन दोनों परमाणविक कक्षकों के मध्य की दूरी की, ये मध्य की दूरी है, माना कि इनके मध्य की दूरी को अपन मान लेते हैं d से, तो d/2 क्या होगी, तो ये जो d/2 होगी वो किसके बराबर होगी, R/W की। ये तो परमाणु कक्षक है, अनाबंधित परमाणु कक्षक। अब बात करते हैं अनाबंधित आणविक कक्षक के लिए। आणविक यानी क्या होना चाहिए, अणु में होना चाहिए। ये जो कंडीशन बनती है दोस्तों, ये कंडीशन बनती है अपने अक्रिय गैसों में, अक्रिय गैसों के लिए, और ये कंडीशन बनती है उदासीन अणु के लिए, उदासीन अणुओं में। ये भी आप याद रखें। कुछ किताबें हैं, कुछ क्या दोस्तों 99.99% जो किताबें हैं उनमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी होती है। अपने को पता ही नहीं चलता है कि अपन पढ़ क्या रहे हैं और वो पढ़ाना क्या चाह रहा है। जबकि अक्रिय गैसों के लिए अनाबंधित परमाणविक कक्षक काम में लेते हैं, जबकि उदासीन अणु या किसी अन्य अणु के लिए जो काम में लेते हैं वो अनाबंधित परमाणविक कक्षक काम में लेते हैं, ठीक है ना। आप जस्टिफाई करें, जैसे कि मैंने Cl2 लिखा, Cl2 अणु में वान डेर वाल त्रिज्या, आपको किताब में यही डायग्राम मिलेगा, Cl2 अणु में वान डेर वाल त्रिज्या। देखिए किस तरह से है। तो सबसे पहले बात करता हूं क्लोरीन में, ये पहला क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, ये आपका Cl2 है। इसी तरह से एक Cl2 और होगा, ये भी आपका Cl2 है। अब देखिए दो परमाणु है, ये भी दो अणु है, Cl2 अणु, इस Cl2 अणु और इस Cl2 अणु की न्यूनतम दूरी, इस Cl2 और इस Cl2 अणु की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी की आधी दूरी, न्यूनतम दूरी की आधी दूरी को क्या बोलते हैं, R/W। ये है अपने वान डेर वाल त्रिज्या के लिए। किसके लिए दोस्तों, वान डेर वाल त्रिज्या फॉर उदासीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल और वान डेर वाल रेडियस फॉर इनर्ट गैस, अक्रिय गैसों के लिए। आपको ये वाला डायग्राम कभी किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन जब अक्रिय गैस है, जब आप पढ़ते हैं कि वान डेर वाल त्रिज्या अक्रिय गैसों के लिए बनते हैं, नॉन रिएक्टिव गैसों के लिए है, तो नॉन रिएक्टिव गैस तो अक्रिय गैस भी है। और जब अपन एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उनके लिए ये कहते हैं कि वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए उनका आकार बड़ा होता है। इन दोनों में अगर रिलेशन देखें तो हमेशा आप याद रखें, इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो वान डेर वाल त्रिज्या दिख रही है आपको, वान डेर वाल देखो ये दोनों पास पास है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, छोटी, और ये दोनों दूर दूर है, अथवा ये दोनों भी क्या है, दूर दूर है, तो इनकी त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, RC हमेशा छोटा होगा RW से। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखनी है। चलो एक बार आप इसे नोट करें, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक रेडियस। तो देखिए किस तरह से मेटेलिक रेडियस होती है। हाँ, तो ये मेटेलिक रेडियस मेटल के लिए नापते हैं। किसके लिए नापते हैं दोस्तों, मेटल के लिए। देखिए क्या है, दो बंधित परमाणु
कक्षकों के मध्य की दूरी की आधी दूरी को आरएम कहते हैं। दो बंधित परमाणुई कक्षकों की मध्य की दूरी की आधी दूरी को रेडियस ऑफ मेटल कहते हैं। यह कक्षकों के अतिव्यापन न होने की स्थिति में मापते हैं। जब परमाणु के जो कक्षक होते हैं वो आपस में अतिव्यापित न कर रहे हैं तब यह मापी जाती है। जैसे मैंने एक ये वाला डायग्राम बनाया और एक ये वाला डायग्राम बनाया। दोनों परमाणु के कक्षक आपस में बहुत पास है लेकिन अतिव्यापन नहीं कर रहे। देखो ये जुड़े हुए हैं, पास हैं, जैसे ये ढक्कन है और ये आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन अतिव्यापन नहीं कर रहे हैं। जैसे इस तरह से मैंने अतिव्यापन कर दिया, ये है अपना परमाणु कक्षक। अगर यदि ये आपस में इस तरह से जुड़ जाए तो ये तो बोलते हैं अतिव्यापन, ठीक है ना। और अगर यदि केवल इस तरह से टच में हो तो ये टच की स्थिति है, तो इसे बोलते हैं अतिव्यापन की स्थिति नहीं है। अब इन दोनों परमाणु कक्षकों के मध्य की दूरी की आधी दूरी, इन दोनों परमाणु कक्षकों के मध्य की दूरी की आधी दूरी, तो d/2 को ही क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ मेटल। अगर यदि आप तीनों में रिलेशन देखते हैं, अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले बताया था, RC सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा रेडियस ऑफ मेटल और सबसे बड़ा कौन सा होगा, RW। ये आपको समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक है ना। रेडियस ऑफ मेटल इन दोनों के बीच में होती है और रेडियस ऑफ वान डेर वाल सबसे बड़ी है और रेडियस ऑफ कोवेलेंट सबसे छोटी है, ठीक है। चलो इसके बाद में और क्या नापते हैं दोस्तों, ये 3 नंबर पे थी, 4 नंबर पे हो जाएगी धनायन की त्रिज्या, धनायन को त्रिज्या रेडियस ऑफ पॉजिटिव R पॉजिटिव। एक और आएगी ऋणायन की त्रिज्या, और इसको बोलते हैं R नेगेटिव। ये 2 चीजें और टर्मिनोलॉजी आती है। ये दोनों चीजें दोनों के दोनों आयोनिक कंपाउंड के लिए निकालते हैं। दोनों किसके लिए निकालते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। और ये किसके लिए निकालते हैं, तो ये निकालते हैं दोस्तों मेटल्स के लिए, ठीक है। एक बार वापस से मैं लिख रहा हूं कौन कौन सी चीजें किसके लिए निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने लिखा RC, फिर था RW, फिर था RM, R पॉजिटिव या R नेगेटिव। ये चीजें, यह है आपके सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिकों के लिए था। ये था अपने अक्रिय गैसों के लिए, अक्रिय गैसों के लिए। ये है आपका मेटल के लिए, धातु के लिए, और ये था आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक। सभी ये सहसंयोजी या उप सहसंयोजी सभी के लिए है। तो इस तरह से अपन सभी के लिए निकालते हैं। फिलहाल अपन बात करते हैं आयनिक त्रिज्या, और आयनिक त्रिज्या में एक तो होती है धनायन की त्रिज्या और एक होती है ऋणायन की त्रिज्या। इससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि आयन होते क्या है और बनते कैसे। तो देखिए ये आपके परमाणु है और इसका नाभिक है, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, उस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहां से बाहर निकाल दूं,
बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल दूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 अंदर है, फिर कितने हैं? 8, फिर कितना है? 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 1। इसमें से बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन निकाल दे दोस्तों, उसके लिए अपन बाद में डिस्कस करेंगे आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आयनन ऊर्जा। फिलहाल अपन यही डिस्कस कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो क्या बनती है? तो बनती है दोस्तों, ये आपका कंडीशन है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8। अब देखिए इसके बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से धनायन बनता है। क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से धनायन, यानी यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है तो इसका इलेक्ट्रॉन आकार क्या होगा? छोटा। देखो क्या हुआ, नाभिक में उतने ही धनावेश है, 11 के 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 ही हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने से, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाने से जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ जाता है, इसलिए आकार में क्या हो जाती है दोस्तों? कमी हो जाती है। तो मैं एक बार डेफिनेशन लिखना चाहूंगा, देखो किस तरह से डेफिनेशन होती है। ये इसकी आयनिक त्रिज्या है। तो मैं बात कर रहा हूं परमाणु में, उदासीन परमाणु में से, उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के पश्चात बने आयन को धनायन कहते हैं। यानी किसी भी उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए, इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालेंगे तो बनने वाला जो आयन है उसी आयन को अपन क्या बोलते हैं? धनायन। और इसके विपरीत क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के विपरीत क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जोड़ने के पश्चात। तो यहाँ क्या आ जाएगा? उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के पश्चात बने आयन को क्या बोलते हैं? ऋणायन बोलते हैं। इसकी भी परिभाषा लिख देता हूं, उदासीन परमाणु से, उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन जोड़ने के पश्चात, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के पश्चात बने आयन को ऋणायन कहते हैं, ऋणायन कहते। देखिए ये उदासीन परमाणु था, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो बनने वाला समूह कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद ऋणायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बनेगा? क्या बनेगा? फटाफट बोलो, धनायन। देखियो एक बार आपने ऊपर वाला तो लिख लिया, चलो एक बार इसे समझो अच्छे से। हाँ देखिए किस तरह से आपके पास मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश है? ऋणायन। प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास कौन सा आवेश है? धनायन। अब देखिए उदासीन परमाणु में क्या होता है? उदासीन परमाणु में होते हैं प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। धनायन में क्या होता है? अब देखिए धनायन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? कम। तो धनायन में होगा अपने पास प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से। ऋणायन में क्या होगा? ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या कम होगी इलेक्ट्रॉन से। ये आप ध्यान रखें। चलो और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? ये तो कंडीशन मैंने बता दी। अब देखिए और क्या स्थिति बन रही है। पहले तो इसकी डेफिनेशन हो गई, दूसरा पॉइंट इसी का क्या लिख सकता हूं? ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है
कि उदासीन धनायन का आकार, धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से, उदासीन परमाणु से छोटा होता है। यहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं कि क्या कारण है कि धनायन का आकार छोटा होता है, तो वही अपन साथ के साथ ही इसका आंसर भी लिखने वाले हैं। धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है। छोटा क्यों होता है तो देख रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, छोटा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश को लिखते हैं जेड इफेक्ट से। जेड इफेक्ट बाहर निकलने से जेड इफेक्ट बढ़ता है, बढ़ता है। अतः आकार घट जाता है। उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण में देखिए, आपसे मैं पूछूं बताओ Na छोटा होगा या Na प्लस से बड़ा कौन होगा, Na। इसी तरह से मैं लिखता हूं Mg+2, इससे बड़ा होगा Mg+ और इससे बड़ा होगा Mg। जितने जितने धनायन बढ़ेगा, आवेश धनायन की मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी उसका आकार उतना ही छोटा हो जाएगा। तो मैं और लिख सकता हूं तीसरी बात, धनायन की मात्रा बढ़ने पर आकार और छोटा होता जाता है, और छोटा होता जाता। जैसे कि मैं बोलूं बताओ Mn से बड़ा होगा Mn+2, सॉरी Mn से छोटा होगा Mn+2, इससे छोटा होगा Mn+3, इससे छोटा होगा Mn+4, इससे छोटा होगा Mn+6 और सबसे छोटा होगा Mn+7। जितना ज्यादा आवेश है वह उतना ही छोटा है, ये बात ध्यान रखना। चलो ऋणायन के लिए क्या लिख सकता हूं, तो ऋणायन के लिए अपन एक बार वापस से डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। देखिए क्या कह रहा है, 5वें नंबर पे है ऋणायन की त्रिज्या। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के पश्चात बने आयन को ऋणायन कहते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहां लिख सकता हूं दूसरी बात, ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। ऋणायन का आकार क्या है दोस्तों, उदासीन परमाणु से सदैव बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से प्रतिकर्षण बल में वृद्धि होती है। नया जो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह पहले वाले इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्षण होने के कारण से प्रतिकर्षण बल में वृद्धि होती है। अतः आकार बढ़
जाता। चलो अब बात करते हैं तीसरी इसकी शर्त क्या है। तो देखिए तीसरी शर्त के लिए मैं बात कर रहा हूं, इसकी का तीसरा पॉइंट है, ये इसका पहली पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है और ये इसका तीसरा पॉइंट है। धनायन का आकार बढ़ने से आकार छोटा हो जाता है, जितना ज्यादा आवेश होगा उतने आवेश में कमी होगी। तो ऋणायन में भी क्या होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने ही उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होने से क्या होगा दोस्तों, बोलो फटाफट से, आकार और बढ़ जाएगा। तो देखिए ऋणावेश की मात्रा, ऋणावेश की मात्रा बढ़ने पर आकार में क्रमिक वृद्धि होती है, आकार में क्रमिक वृद्धि होती। आदिवासी में जैसे कि मैं बोलूं, बताओ ऑक्सीजन बड़ा होगा कि O-2 बड़ा होगा, तो ऋणावेश है वह ज्यादा बड़ा होगा। और इस समझ में देखिए, बताओ नाइट्रोजन -2 और नाइट्रोजन -3, तीनों में, चारों में बात करें तो कौन सबसे बड़ा होगा। तो ऋणावेश की मात्रा बढ़ने से इनके आकार में भी क्या होगी, क्रमिक रूप से वृद्धि होती है। आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, आज अपन ने परमाणु आकार पढ़ा। उस परमाणु आकार में अपन ने 5 चीजें पढ़ी है। मूल रूप से अपन 4 चीजें ही पढ़े हैं। पहला पढ़ा रेडियस ऑफ कोवेलेंट सहसंयोजी त्रिज्या, दूसरा पढ़ा रेडियस ऑफ वान डेर वाल्स, तीसरा पढ़ा रेडियस ऑफ मेटल, और चौथा पढ़ा रेडियस ऑफ आयन। रेडियस ऑफ आयन में 2 चीजें पढ़े हैं, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन और रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। ये अपन ने मूल रूप से 5 चीजें पढ़ी है। और इसका मान अपन सहसंयोजी या उपसहसंयोजी यौगिकों के लिए, ये अपन अक्रिय गैसों के लिए या उदासीन अणु के लिए, ये अपन धातु के लिए, और ये अपन आयनिक यौगिकों के लिए निकालते हैं। अगले वाले पार्ट में अपन इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लें।